हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स गुरु ये चैनल पर। और मैं मैथ्स की फैकल्टी हूँ। आपके लिए मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी भी है। अगर हम इंटीग्रेशन वगैरह को छोड़ दें, वो थोड़ी अलग ही चीज़ पड़ जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि आपकी क्लास 11th से लिंक्ड होता है। बट घबराने की कोई चिंता नहीं है, 11th के भी थोड़ी बहुत आपको बातें बताऊंगा मैं। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या नया नाम है, अभी तक तो सुना ही नहीं था ये नाम। भाई मजाक कर रहा हूँ, सुन लेना भाई। रिलेशन फंक्शन का जो नाम है वो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो इस चैप्टर को हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं, ज़रा पहले आप सुन लीजिए। हम इस चैप्टर के पूरी थ्योरी को अच्छे से एनालाइज करेंगे। मैं आपको एज अ होमवर्क एक्सरसाइज दिया करूँगा। ये जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैं आपसे बोले करूँगा कि अब आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं वो एक्सरसाइज कराया करूँगा, आप अपने सॉल्यूशंस मैच करिए क्या गलती हुई, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड, जो थोड़ी सी आगे की बात हो जाती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस क्या होती है, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कार्टेशियन सेट क्या होता है। उससे भी पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि सेट क्या होता है। भाई हमारे पास कोई डिस्टिंक्ट ग्रुप है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जैसे मान लो टॉप 10 क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम। अगर मैं ऐसा कोई सेट बनाता हूँ तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि आपके टॉप 10 और मेरे टॉप 10 में फ़र्क है। अगर मैं सेट बनाता हूँ द लिस्ट ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स, तो ये हर आदमी के दिमाग में एक ही सेट बनेगा। तो ये होता है डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा ही सेट है, सेट डिफाइन कर दिया मैंने ए, और ऐसा ही दूसरा सेट है बी। हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं हम ए क्रॉस बी, इस तरीके से। इसे ए प्रोडक्ट बी या ए क्रॉस बी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, किन्हीं दो नंबर्स को ऑर्डर में लिख दो। जैसे 1,2 को हमने ऐसे लिख दिया। अब 1,2 और 2,1 जो दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे ऑर्डर्ड पेयर, कि ये एक पेयर है जो कि ऑर्डर में है। अगर तुम इसको चेंज कर दोगे तो ऑर्डर अलग हो जाएगा, वो सेम चीज़ नहीं रहेगी। तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक ऑर्डर्ड पेयर का ऐसा सेट जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से हो, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से हो। जैसे मान लो सेट ए है, ए बी सी ऐसा कुछ सेट है। सेट बी है 1,2। तो जो ए क्रॉस बी बनेगा वो बनेगा पहला एलिमेंट ए का ए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से 1, पहला एलिमेंट ए से ए, दूसरा एलिमेंट बी से 2, ऐसे ही चलता चला जाएगा। उसके बाद पहला एलिमेंट ए से बी, पहला एलिमेंट बी से 2 या 1, जो भी आप ले सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, इसके हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट से मैचिंग करानी है। इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन सेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास ए बी सी हैं 1 2, तो आप क्या कर रहे हैं, ए को 1 से मिला रहे हैं, बी को 1 से मिला रहे हैं, सी को 1 से मिला रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, फिर ए को 2 से मिला रहे हैं, बी को 2 से मिला रहे हैं, सी को 2 से मिला रहे हैं। तो बेसिकली आपने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली बातें जो पढ़ी थी वो थोड़ी बहुत इस पर एप्लीकेबल हैं। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं ए इंटू बी। मतलब मान लो इसमें एलिमेंट्स हैं ए, इसमें एलिमेंट्स हैं बी, तो ए इंटू बी। ये सब चीज़ों से मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा, बस आपको इंट्रोडक्शन दिया, अगर आपने 11th ढंग से नहीं पढ़ी हो तो। ठीक है, ये बात हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप अगर देखें तो आपके पास क्या बन रहा है, जोड़ी बन रही है। उन जोड़ियों में जो पति है वो इधर से है ए से, पत्नी जो है वो सेट बी से है, और उन दोनों की जोड़ी सी बन रही है। आप समझ रहे हैं ना, जोड़ी सी एक बन रही है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ एलिमेंट्स को
सेग्रीगेट कर सकते हैं। सेग्रीगेट का मतलब ग्रुप में ले सकते हैं और उनका अलग सेट बना सकते हैं। ऐसे किसी सेट को हम बोलेंगे रिलेशन। जैसे मान लो मैंने बनाया सेट ए बी और B1 2, ये बहुत ही सिंपल सेट है तो इसमें बात समझना। A क्रॉस B जो है वो हो गया। मुझे मालूम है आप में से कई सारे बच्चों को ये सारी बातें आती हैं, पर क्योंकि कई सारे बच्चों को नहीं भी आती हैं इसलिए मेरे को बताने का फ़र्ज़ है। A,1 A,2 B,1 और B,2 इसके एलिमेंट्स हो गए। अब इसका कोई भी सबसेट, जैसे मान लो इसमें से एक या दो एलिमेंट्स निकाल के मैं रख दूं, मैं रख दूं A,1 और B,2, तो ये क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। तो ऐसे जो सबसेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेट कनेक्शन होना चाहिए। रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है। ये जो वर्ड है वो इंग्लिश से ही आया है, पर मैथ में हम रिलेशन का मतलब मानते हैं कोई भी सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आपको बात पता चली होगी। आई होप सब सही चल रहा है अभी। एक रिलेशन जो होता है वो कई टाइप्स का हो सकता है और वही टाइप्स हमें पढ़ने हैं इस वीडियो में। तो आप देखें ज़रा, इसको ज़रा पढ़ते हैं। रिकॉल दैट द नोशन ऑफ रिलेशन फंक्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 11th। भाई ये बात तो हमने ख़त्म ही कर दी कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था, क्योंकि हमने दोबारा बात कर ली है इसकी। अलॉन्ग विद डिफरेंट स्पेसिफिक एंड ग्राफ्स। जो रिलेशन का कंसेप्ट है वो इंग्लिश के मीनिंग से ही आया है, पर इंग्लिश में रिलेशन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में रिलेशन का मतलब होता है जोड़, कनेक्शन, लिंकेज। भाई तुम्हारे मेरे में रिलेशन क्या है? मान लो तुम मेरे भाई हो, तो ये हम दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। तो मान लो ए मैं हूँ, बी तुम हो, तो ये हमने साथ में लिख दिया, तो ये एक रिलेशन का एक एलिमेंट हो गया। पर मैथ्स में ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। बस एक बात है कि ये किसी सेट का है, ये किसी सेट का है। वो दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं, पर वो थोड़ी अलग बात है, उसकी हम बात करेंगे अभी। तो यही हम बात कर रहे थे। रिलेशन का मतलब इंग्लिश में ये होता है कि जब दोनों के बीच में कुछ पैटर्न बन रहा हो, पर असलियत में हम मैथ्स में कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ अ स्कूल एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। भाई क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो हैं उनका सेट है मान लीजिए ए, और क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनका सेट है मान लीजिए बी। अब हम एक चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, एक चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि एक रिलेशन है आर जो डिफाइन है उन एलिमेंट्स ए और बी के लिए जिसमें ए जो है वो बी का भाई है। तो भाई हम बना सकते हैं ना, इसमें से कुछ एलिमेंट्स, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके जो भाई बहन है वो बी सेट में हो, यानी 11th क्लास में हो, तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हमारे इस रिलेशन में आ जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। मुझे मालूम है आप में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप सब झेल सकते हैं। तो आपको टोटल पता चला होगा। अब ये कुछ आपको रिलेशन दे रखे हैं इसी सेट में, जो 12th का सेट है और 11th का सेट है, इनके बीच में रिलेशन दे रखे हैं। तो हम इन जनरल डिफाइन कर देते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर ही बोलते हो या एलिमेंट ऑफ आर बोल सकते हो, जब ए बी से रिलेटेड हो। इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी। पर ये सब हम तभी करते हैं जब ए और बी रिलेशन में हैं। ठीक है, ओके। अब फंक्शन के बारे में भी हम और बात करेंगे, पर वो बात बाद में आएगी। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेटा जो रिलेशन होते हैं वो मैनी टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूटिलिटी। पर अभी हम बात जो कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। आर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई है। फाई का मतलब कुछ नहीं। तो ऐसी एक रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। अगर मान लो एक रिलेशन ऐसी है जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए जो मैंने ऊपर दिखाया है यहाँ पे,
तो ए क्रॉस बी बनाता A, 1 A, 2 B, 1 B, 2, यही एक रिलेशन हो जाए तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये हो जाए A क्रॉस B, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, या तो एक रिलेशन में ज़ीरो एलिमेंट हो तो वो है एम्प्टी रिलेशन, या एक रिलेशन में सारा सेट हो जो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, तो ये यहाँ पे है यूनिवर्सल रिलेशन। तो इन दोनों के बीच में कहानी चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होते हैं। एक रिलेशन 3 तरह का होता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। बात करते हैं सबके बारे में। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि कोई जो सेट है, अब एक बात ये कि ये जो तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशन है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन ए से ए सेट पर ही अप्लाई होते हैं। मतलब ये कि अगर मेरे पास सेट ए है 1,2, तो मैंने क्या करा, इसकी 2 कॉपी बना ली। मैं ऐसा मान लो मैंने इसकी 2 कॉपी बना ली। एक तो मैंने इधर ए लिख दिया, इधर 1,2, एक ए मैंने ऐसे लिख दिया 1,2। अब मैंने इनकी 2 कॉपी, अब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहा हूँ, तो इसे हम बोलते हैं ए क्रॉस ए या ए प्रोडक्ट ए। तो ये जो रिलेशंस हैं ये इसी सेट के लिए डिफाइन होती हैं जिसमें दोनों सेट जो हैं वो सेम है, सेम सेट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसी रिलेशन होती है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स सेट में आ रहे हैं उन एलिमेंट्स के लिए हमारे पास सेम एलिमेंट्स रिलेशन में दूसरे पेयर की तरह मौजूद हैं। समझ में नहीं आया ना, मुझे मालूम है। मान लो हमारे पास एक सेट है 1,2,3, इस पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, कुछ भी बना लो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनता है। इस पर अगर हमने रिलेशन लिख दी है, एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स इसी से उठाए हैं, इसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो वो हम लिख सकते हैं 1,2, 2,3, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इसमें 1,1, 2,2 और 3,3 आए। मतलब सेम अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं, बस समझ रहे हो ना, कार्टेशियन जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सेम पेयर्स आ रहे हैं, तो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। और सेम पेयर सबके लिए आनी चाहिए। जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो सबकी कॉपी आ रही है 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसे लिखने का तरीका होता है, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब रिलेशन में ये जो चीज़ है वो आ रही हो, A, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। मतलब जो भी एलिमेंट्स ए से बिलोंग कर रहे हैं उन सभी एलिमेंट की कॉपीज़ रिलेशन में मौजूद होनी चाहिए। बहुत विस्तार से आपको चीज़ें बता दी मैंने। सिमेट्रिक क्या होती है, नाम से मालूम पड़ रहा है। सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसी रिलेशन होती है जिसमें एलिमेंट का एक तरीके से रिवर्स भी आ रहा हो। जैसे हमारे पास 1, 2, 3 वाला एक सेट है ए, तो ए क्रॉस ए का जो सबसेट रिलेशन होगा, अगर कोई रिलेशन है इस तरीके का 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, इसमें आप देखें ये जो पेयर है उसकी एक रिवर्स एक तरीके से हम कह देते हैं, ये पेयर है इसकी जो रिवर्स है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझ रहे हैं आप, सिमेट्रिक। ऐसी जो रिलेशन है इसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स की रिवर्स इसमें हो। इसमें देखिए 2 एलिमेंट्स की रिवर्स हुई है 1,2 और 2,1, 1,3, 3,1, 2,3 और 3,2 की रिवर्स नहीं हुई है, तब भी रिलेशन सिमेट्रिक है। मतलब इसका इससे है कि अगर ये आया है 1,2 आया है तो ये भी आना चाहिए फॉर द रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। या तो ये दोनों ही नहीं आते तो ये सिमेट्रिक होता, या तो ये दोनों ही नहीं आते तो ये सिमेट्रिक होता, पर अगर कोई एक आ गया तो दूसरा वाला भी आना पड़ेगा। ये आपको बातें और क्लियर होंगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे।
एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब होती है भाई साहब? देखो, अगर मेरे पास कोई सेट है, दोबारा वही सेट घिसा पिटा ले रहा हूँ 1 2 3, मुझे मालूम है बहुत घिसा पिटा सेट है, पर क्या करें, समझाना है। 1 2 3 एक रिलेशन अगर मैं ऐसी बना दूं जिसमें 1,2 हो, 2,3 हो और 1,3 हो। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप देखिए, अगर मैं इसे मान लूँ a, b, इसे मान लूँ b, c, तो ये क्या है, ये a, c है। मतलब दो जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ में, तो उनका एक इम्प्लीकेशन भी है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं हैं, पर इससे आपको समझने में बहुत हेल्प मिल रही होगी कि एक है, इसका एक और एक्स्ट्रा है, और ये दोनों मिला के इसका एक इम्प्लीकेशन भी है। तो ऐसे एक रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्यों बोलते हैं? ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसपोर्ट हो रही है, मतलब ट्रांजिट कर रही है, बह रही है। देखो ये बह रही है 1,2, 2,3 और 1 से फिर 3, 1,3। इसका एक एग्जांपल मैं दूं, अगर मैं बोलूं एक लाइन है, आपके पास एक सेट ऑफ लाइंस है जो कि एक दूसरे से पैरेलल है, तो मान लो लाइन 1 जो है वो लाइन 2 के साथ पैरेलल है, लाइन 2 जो है वो लाइन 3 के साथ पैरेलल है। अब ये दोनों अगर सेट में, अगर रिलेशन में आ रहे हैं, तो कौन सा भी आना चाहिए, लाइन 1 लाइन 3 के साथ पैरेलल है, ये आना ही पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये रिफ्लेक्सिव होता है, या शायद आपके क्वेश्चन में भी है बिल्कुल है, शायद नहीं। तो ये आपके तीनों रिलेशंस हो गए। इसको हम लिखते कैसे हैं ट्रांजिटिव को? ट्रांजिटिव को लिखने की ज़रूरत होती है कुछ इस तरीके की। अगर A1 A2 रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं और A2 A3 रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो A1 A3 भी रिलेशन में एग्जिस्ट करने चाहिए फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A। समझे आप? भाई होशियारों, मैथ ली है, समझो थोड़ा कुछ। अगर एक रिलेशन ऐसी हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और जो आपकी सिमेट्रिक भी हो, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बोर नहीं होना है, मंजिल को पाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें ऐसा क्या इक्विवेलेंस, ऐसा क्या इसमें इक्वल हो गया रिलेशन? भाई आपको राज बताएंगे सारे, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी देखो तुम, बस अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, सोना नहीं है अभी। ये इंटरटेनमेंट नहीं है, इंटरटेनमेंट होता तो रिकमेंडेशन में आ रही होगी वीडियो बीवी के वाइन्स की या कैरी मिनाटी की, वो देख लेते। इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, या पढ़ाई हो रही है, सीरियस बात है। इक्विवेलेंस रिलेशन होती है जब एक रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो, एक बार लिख दे रहा हूँ अपनी मन की संतुष्टि के लिए, आप तो खैर पढ़ ही रहे हैं, सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। अब इसे इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो आपको पता चला इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जांपल 2 ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर रिलेशन इन टी गिवन बाय T1 T2 रिलेशन में सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन को करके देखिए, आप पॉज कर लीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि भाई, अरे कहाँ जा रहे हो यार, इसमें कहा है कि भाई साहब एक सेट है टी, टी का मतलब है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मान लीजिए ऐसा कुछ सेट है, ठीक है। अब इस सेट को बताना है कि इस सेट पर एक रिलेशन हमने बनाई, सेट पे हमने जो रिलेशन बनाई वो क्या थी, T1 T2 एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। सॉरी, ये जो सेट है ये सारे ट्राइंगल्स का है, ऑल ट्राइंगल्स, और एक प्लेन में होंगे, क्योंकि 3D ज्योमेट्री की कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। तो ऑल ट्राइंगल्स,
T1 T2 सच दैट T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर ऐसा कुछ रिलेशन आपके पास है तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। देखिए कैसे भाई, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर ये रिलेशन में है तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए T2 T1 भी रिलेशन का एक पार्ट है, तो ये रिफ्लेक्सिव, इसे हम सिमेट्रिक कहेंगे, तो ये सिमेट्रिक हो गई। अब रिफ्लेक्सिव भी सेम भी हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ है वो अपने बराबर तो होती है, तो T1 के तो कॉन्ग्रुएंट होगी ही। तो ये चीज़ सारे ट्रायंगल्स के लिए बराबर सही है। और ट्रांजिटिव की हम बात करें तो अगर T1 T2 रिलेशन के पार्ट है, मतलब T1 T2 कॉन्ग्रुएंट हैं और T2 T3 कॉन्ग्रुएंट हैं, तो T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, देखो समझो। एक इक्विवेलेंस रिलेशन अपने आप में बटी हुई होती है, डिवाइडेड होती है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन अपने आप में डिवाइडेड होती है सच दैट उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने ही भाइयों के साथ लिंक्ड हैं, पर वो किसी और के साथ लिंक्ड नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है वो आपको समझ आ जाएगा। अभी रुकिए, ये जो रिलेशन बना T1 T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इसमें आप देखिए जितने भी ट्राइंगल्स T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की एक एक क्लासेस बन रही है। अब वो जो दोनों क्लासेस है ना, वो क्लासेस आपस में लिंक्ड नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है T1 और वो जो ट्राइंगल है वो T2 के साथ लिंक्ड है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो ट्राइंगल T3 के साथ भी लिंक्ड हो या T4 के साथ भी लिंक्ड हो। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ऐसे ही क्लासेस को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। इस एग्जांपल की इंपॉर्टेंस आपको एग्जांपल 6 से भी समझ में आएगी। इस एग्जांपल 6 को आप पढ़ते हैं साथ में। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। समझो इस एग्जांपल को समझो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस क्लासेस का कंपटीशन वगैरह में भी आता रहता है। समझो हमारे पास एक सेट है, सेट लिख लेते हैं सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7। इस सेट पर एक रिलेशन बनाई जा रही है और रिलेशन है द सेट ऑफ ए एंड बी सच दैट ए और बी जो दोनों हैं, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। या तो ये जो ऑड है या इवन है, तो ऑड और इवन, ए एंड बी आर ऑड और इवन। ये जो रिलेशन का सेट बनेगा पूरा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए आप कैसे, अगर ए और ए ऑड हैं तो भाई इसको रिवर्स कर दो, इसको यहाँ पहुँचा दो, तो ये भी तो ऑड होगा। ये बिल्कुल मतलब कॉमन सेंस भी नहीं कहेंगे, जैसे बच्चा भी बता देता है। ऐसे तो आप अपने बगल में एक, अगर आपने कोई डॉग पाल रखा है तो उससे आप पूछेंगे, वही बता देगा आपको ये कौन भाई, हाँ ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए मान लो आपके पास ए बी है, ए और बी अगर दोनों ऑड हैं या दोनों इवन हैं तो बी कॉमा ए बी सेम है, क्योंकि नंबर तो नंबर है यार, इसको तुम इधर घुमा लो या उधर घुमा लो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। और ट्रांजिटिव आप देखें, मान लो ए कॉमा बी इवन है और बी कॉमा सी इवन है, तो ए कॉमा सी भी तो इवन होगा, क्योंकि ये दोनों इवन है, ये दोनों इवन है, तो ये और ये भी तो इवन होंगे। कॉमन सेंस की बात है फॉर ऑल द एलिमेंट्स जो भी आने वाले हैं रिलेशन में। तो समझ रहे हैं, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब समझिए आप इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट इसमें ही देखिए, गिवन एलिमेंट ए इन ए बोथ ए एंड ए मस्ट। अब ये आपको समझा रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है। यहाँ से देखिए, फर्दर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर ऑड।
अब भाई इस सेट में ये जो हमने सेट ए लिया है, इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एंड इसको कैसे हाईलाइट कर देते हैं, इस बात को समझना कि इस ए में, इस सेट ए में इस रिलेशन की वजह से एक डिवाइड आ रहा है। डिवाइड कुछ ऐसा है कि इस रिलेशन की नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए हम इस सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 3, 5, 7। ये एक सेट है अलग, और जो इवन का सेट है 2, 4, 6, इस सेट को हम अलग रख सकते हैं। इस सेट के एलिमेंट्स अपने आप से ही लिंक्ड हैं, इस सेट के एलिमेंट्स अपने आप से ही लिंक्ड हैं, पर इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से लिंक्ड नहीं है। 1,2 आपको कहीं भी इस पूरी रिलेशन में कहीं नहीं मिलने वाला, पर 1,3 मिलेगा, 1,5 मिलेगा, 1,7 मिलेगा। ऐसे जो डिवाइड आ जाते हैं ना, हम इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। तो एक जो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है वो सेट को कुछ क्लासेस में बांट देती है, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। अब आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ ट्राइंगल्स के केस में। तो ये हमने ट्राइंगल्स के केस में बात करी। अब इसमें आप देखिए, जो राइट ट्राइंगल्स हैं वो राइट ट्राइंगल्स से ही लिंक्ड होंगे, क्योंकि मान लो 2 राइट ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो आपस में लिंक्ड है। पर वो जो राइट ट्राइंगल्स हैं दूसरे वाले इक्विलैटरल ट्राइंगल से तो लिंक्ड नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाती हैं। आपको लास्ट में व्यू देना चाहूँगा इसका। जैसे एक सेट है ऐसा कुछ सेट है, तो इस पे अगर आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाई है तो वो रिलेशन क्या करती है, इस सेट को कुछ टुकड़ों में बांट देती है। वो जो टुकड़े हैं वो टुकड़े आपस में ही रिलेट कर रहे हैं, मतलब ये इससे लिंक्ड है और हो सकता है ये इससे लिंक्ड है, पर इनका आपस में कुछ लिंकेज नहीं है। तो ऐसे जो टुकड़े हैं इन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट टिल एक्सरसाइज 1.1। अगली वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन दूंगा, और तब तक आपके लिए जो होमवर्क है, जिसे हम कहते हैं, भाई समझो ये जो वीडियो है इसे आप मजाक की तरह मत लें, आप सीरियस वीडियो की तरह, जैसे आप फिजिकल क्लास पढ़ते हैं ना उसी तरह लें। वीडियो देखें, दिमाग लगाएं, डाउट आ रहा उसमें थ्योरी में तो डाउट पूछें, सवाल लगाएं, और सवाल के सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इसे सीरियसली ट्रीट कर रहे हैं यार, मजाक नहीं है, समझो। यूट्यूब पे कोई भी चीज़ है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सीरियसनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो ओके बाय, मिलते रहेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।